नमस्कार जी, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से चंदू सर की क्लास के मंच पर। मैं वह सवाल आपके बीच में लेकर के आया हूँ, वह प्रश्न लेकर आया हूँ जो अक्सर गलत होते हैं। यानी कि एक सरल प्रश्नों की अद्भुत क्लास आप लोगों के बीच में अब तक यह नवाचार यूट्यूब पर किसी ने भी नहीं किया है। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिए यह पेपर जो है वह आपके लिए होने वाला है। यह नंबर 8वीं क्लास है हमारी। तो इसका टाइटल ही मैंने बड़ा गजब दिया है कि वह प्रश्न जो अक्सर गलत होते हैं। परीक्षा में कई सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो अक्सर गलत होते हैं। और मेरे दोस्त, अभी बहुत शानदार दुर्गाष्टमी, महानवमी और दशहरा का पावन पर्व है। इस पावन अवसर पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर आप सभी के लिए है, जो 29 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर तक रहेगा। यानी कि 29 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक यह शानदार ऑफर रहेगा, जिसमें इतिहास के जितने भी कोर्स चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उन सभी पर विशेष डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। जैसे अगर आप लाइव और रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो यह केवल और केवल 8,599 का है। यह 2 साल की वैधता के लिए रहेगा। यह एक ऐसा कोर्स है जो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा, यूजीसी नेट एग्जाम में भी काम आएगा और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी काम आएगा। इसके अलावा अगर लाइव बैच लेते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का, तो यह 5,499 का है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप लेते हैं तो 4,499, और न्यू टॉपिक स्पेशल कोर्स लेते हैं जो आरपीएससी ने नया पाठ्यक्रम जारी किया है उसके आधार पर, तो ये 1999 का है। और ये सारे के सारे कोर्स आरपीएससी के नए पाठ्यक्रम के अनुसार रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है यह कब की गई थी? 1922, 1927, 1929 और 1932। एक बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना सन 1927 में की गई थी। बताओ भाई, कब की गई? ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना सन 1927 में की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है वह प्रार्थना समाज जो है उस प्रार्थना समाज का नेता था? गोपाल हरि देशमुख थे यहाँ पर, वासुदेव बलवंत फड़के, आर जी भंडारकर और गोपाल कृष्ण गोखले प्रार्थना समाज जो है उसके नेता थे। देखो, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में की गई थी। आपको पता होगा कब की गई थी? 1867। कहाँ की गई थी? याद रखिएगा, बंबई में यह स्थापना की गई थी। और केशव चंद्र सेन जो है, इनकी प्रेरणा से इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। केशव चंद्र सेन की तो क्या थी यहाँ पर? प्रेरणा थी। और संस्थापक कौन थे? याद रखना, आत्माराम पांडुरंग थे। अब इससे कौन जुड़े हुए थे? आर जी भंडारकर जो है वह प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे। क्लियर? चले, अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल कब पड़ा था? 1856, 57, 56, 1860-61 में, 1976-78 में, 1896-97 में, 1899 से 1900 के बीच में। अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल जो है यह कब पड़ा? बहुत अच्छा प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। तो अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयानक अकाल जो है यह 1876-78 के बीच में पड़ा था। यह बात थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए, प्रथम कपड़ा मिल जो है यह बंबई में किस वर्ष खोली गई थी? 1853 में, 1855, 1866, 1879। पहली कपड़ा मिल जो है यह बंबई में कब खोली गई थी? कपड़ा मिल खोली गई, उसके कुछ समय बाद में 1857 की क्रांति हो गई थी, आपको पता होगा। तो यह 1853 में खोली गई थी। तो भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में जो है वह 1853 में खोली गई थी। 1904 में संगठित अभिनव भारत जो है यह क्या था? एक महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द अभिनव भारत विच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 1904? ठीक है, 1904 में स्थापित। यह क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था थी। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार करने वाला एक समाचार पत्र था, एक सांस्कृतिक संगठन था और एक मजदूर आंदोलन था। बताइए, 1904 में संगठित अभिनव भारत जो है यह क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 1904 में जो अभिनव भारत स्थापित किया गया, यह मूल रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न लोगों की एक गुप्त संस्था थी। क्लियर? अभिनव भारत क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों में स्थापित जो लोग थी, इनके एक गुप्त संस्थान थी। यह कोई समाचार पत्र वगैरह नहीं था। वीडी सावरकर जो है वो इससे जुड़े हुए थे।
1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर M.A. अंसारी, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मोहम्मद अली। अल हिलाल नामक जो समाचार पत्र है यह किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अल हिलाल नामक समाचार पत्र, सर अल हिलाल नामक समाचार पत्र जो है यह मौलाना आजाद के द्वारा प्रकाशित किया गया था। बताओ भाई किसने प्रकाशित किया था? तो यह मौलाना आजाद जो है उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? मौलाना आजाद। अगला प्रश्न, बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? 1909 में, 1911, 1913, 1916। बंगाल विभाजन जो है आपको पता होगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। 1905 में किया गया था। मूल रूप से भारत में जो स्वतंत्रता की एक मशाल जल रही थी, उस स्वतंत्रता की एकता को कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन ने यह घिनौना काम किया था और इसको जो है वह दिल्ली दरबार में सन 1911 में कब स्थगित कर दिया गया था? तो याद रखना 1911 में इसे स्थगित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की आलोचना किसने की? भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह रही कि वह सामान्यतः दूसरे लोगों के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनकी आलोचना की गई। राजा राम मोहन राय ने आलोचना की, सर सैयद अहमद खान ने की, विवेकानंद ने की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। बताइए, भारत के अलावा विश्व के अन्य स्थानों से अपना संपर्क खो देने के लिए भारतीयों की आलोचना करने वाला कौन था? ठीक है, बताइए। तो याद रखना यह कौन थे? यह स्वामी विवेकानंद थे जिन्होंने भारतीयों की आलोचना की थी। कौन थे यह? स्वामी विवेकानंद थे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, B.M. मालाबारी। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए। ऑल इंडिया हरिजन संघ जो है, अखिल भारतीय हरिजन संघ जो है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। बताओ किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन जो है यह उग्र राष्ट्रवाद का नेता नहीं था? राजनारायण घोष, V.S. चिपलूणकर, अरविंद घोष और शशिपाद बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन है जो कि उग्र राष्ट्रवाद का जो है वह नेता नहीं थे? उग्र राष्ट्रवाद के नेता के रोल पर हम जो है वह किसे नहीं जानते हैं? तो याद रखना हम शशिपाद बनर्जी जो है उन्हें नहीं जानते हैं। किसे नहीं जानते? शशिपाद बनर्जी जो है उन्हें हम इस रूप में नहीं जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति जो है इसका परिणाम नहीं था? अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था। किसानों की बढ़ती हुई गरीबी, किसानों पर बढ़ता हुआ ऋण भार, जमींदारों का विस्तार, हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश। बताइए, अंग्रेजी भू राजस्व नीति जो है इसका परिणाम नहीं था। अंग्रेजी भू राजस्व नीति का परिणाम नहीं था जमींदारों का विस्तार। जमींदारों को कभी भी विस्तार जो है वो अंग्रेजी भू राजस्व नीति की वजह से नहीं मिला था। क्या ये बात क्लियर? अंग्रेजी भू राजस्व नीति का यह परिणाम नहीं था। इस क्लास के PDF के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह जो है यह किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात में हुआ, बंगाल में हुआ, राजपूताना में हुआ, छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। 1831 ईस्वी का जो कोल विद्रोह है यह कहां पर हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न है। याद रखिएगा यह कोल विद्रोह प्राय हमें कहां पर देखने को मिला? छोटा नागपुर के पठार में देखने को मिला था। कोयला जो थे उन कोयला मजदूरों के द्वारा किया गया एक शानदार विद्रोह। 1857 के ईस्वी में बरेली के सैनिकों ने विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बरेली, बरेली में जो है यह विद्रोह हुआ और बरेली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, बख्त खान ने किया, अजीमुल्लाह और मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। बरेली में सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व जो है वह किसके द्वारा किया गया था? बताइए, बरेली में सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व जो है वह किसके लिए द्वारा किया गया था? एक अच्छा प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के लिए, कृपया जवाब साझा करिएगा। बरेली में विद्रोह का नेतृत्व 1857 में बख्त खान ने किया था। बताओ किसने किया था? तो मेरे दोस्त याद रखनेगा यह बख्त खान थे जिसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न,
1857 के विद्रोह के किस नेता ने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया? एक नया प्रश्न है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न सामान्य तौर पर गलत हम कर देते हैं। सर बहादुर शाह जो मुगल सम्राट थे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के नेतृत्व में ही यह विद्रोह का कार्यक्रम घोषित किया गया था। इसका गवर्नर घोषित किया था नाना साहिब ने, तात्या टोपे, कुंवर सिंह और वक्त खान ने। बताइए, बहादुर शाह को गवर्नर घोषित किया था। बहादुर शाह का गवर्नर जो है वह बख्त खान ने घोषित कर दिया था। किसने किया था? तो याद रखना, यह बख्त खान थे जिन्होंने अपने आप को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित कर दिया था। प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट यानी कि पहला भारतीय कारखाना अधिनियम, प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट बिल्कुल नया सवाल है। किस वर्ष पारित किया गया था? 1881, 1885, 1891 या फिर मेरे प्यारे साथियों यह पारित किया गया था 1894 में। पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट, पहला भारतीय कारखाना अधिनियम, एक बहुत अच्छा सवाल है। यह किसने पारित किया था? बताइए, पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है यह कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था 1881 में। बताओ भाई, कब पारित किया गया था? 1881 में। देखो, ये सवाल वो है मेरे प्यारे साथियों, वन लाइनर सवाल है। आपके एग्जाम में 140 में से 25 प्रश्न तो ऐसे आते हैं 100% जो बहुत सरल होते हैं। ये कुछ उसी तरह के सवाल हैं और आप विश्वास करिएगा, एक बार एनालिसिस करके देखिएगा, वो जो 25 प्रश्न आ रहे हैं ना सरल, उनमें सबसे ज्यादा आपके सवाल जो है उनके गलत होने का चांस बनता है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? ये मेरा अनुभव है, मैंने भी कहीं जीवन में अपने पेपर दिए हैं, तो ये मेरा अनुभव है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न। पंजाब के सिख राज्य को किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था? पंजाब का एक सिख राज्य था जहां के बहुत प्रसिद्ध राजा हुए रणजीत सिंह जी। तो उस सिख राज्य को किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया? 1836, 1839, 1849, 1852। बताइए, किस वर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था? याद रखिएगा, यह 1849 की घटना है। कब की घटना है? 1849 की यह घटना है। क्लियर? अगला प्रश्न। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वह किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत बढ़िया सर्वे है, प्रश्न है, जिसे हम ASI भी कहते हैं। ASI की मूल स्थापना जो है वह लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, जब जॉन मार्शल जो है, उस जॉन मार्शल को इसका महानिदेशक बनाया गया था और फिर कालांतर में नहीं जॉन मार्शल के निर्देशन में सर दयाराम शाहानी, सर दाखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के कार्य को आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जो है वह किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से हम दादा भाई नौरोजी को जानते हैं। दादा भाई नौरोजी वही हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत। इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब कौन सी है? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बेहद ही जबरदस्त किताब। अगला प्रश्न। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन कौन सा था? द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा। कांग्रेस की स्थापना हुई उसके पहले भारत में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संगठन था। आपका प्रश्न छोटा सा है लेकिन महत्वपूर्ण है कि वह संगठन कौन सा था। कृपया जवाब साझा करिए। सर याद रखिएगा, वह था द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या था? याद रखिएगा, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, कौन सा था? तो एक महत्वपूर्ण संगठन द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता था। 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल जो है यह इसका किसने विरोध किया था? ठीक है, 1891 में एज ऑफ कंसेंट बिल आया। अब इस कंसेंट बिल का जो है यह विरोध करने वाला कौन था? ठीक है, विरोध करने वाला कौन था? क्या यह स्वामी दयानंद थे,
रविन्द्रनाथ टैगोर थे, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एज ऑफ कंसेंट बिल जो है इसका विरोध किया था। सर, एज ऑफ कंसेंट बिल का विरोध करने वाले के तौर पर हम बाल गंगाधर तिलक को याद रखते हैं। अच्छा लग रहा है ना प्रश्न? एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अब चूंकि अभी 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, ठीक है, मैं खुद भी बाहर हूं अभी, इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। मैंने कहा भाई देखो, बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो इसीलिए यह क्लास आपके बीच में चल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, पढ़िए, खूब पढ़िए मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार किसान सभा का नेता था? बिहार किसान सभा का नेता सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पथिक और श्रद्धानंद। बिहार किसान सभा के नेता कौन थे? सर याद रखना, बिहार किसान सभा के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती को माना जाता है। बताओ कौन थे बिहार किसान सभा के नेता? तो याद रखना, बिहार किसान सभा के नेता के तौर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती को याद किया जाता है। इतिहास का अद्भुत मंच जिस पर इस समय आप पढ़ रहे हैं, यह यूट्यूब है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स देख रहे हैं तो आप चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर आप आइए, यहाँ पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लाइव बैच चल रहा है, पेपर 2 का, बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार है। पेपर फर्स्ट का रिकॉर्डेड बैच भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा लाइव रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट के लिए हिस्ट्री फाउंडेशन का कोर्स है, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन का कोर्स है, प्राचीन भारत का लाइव रिकॉर्डेड है, मध्यकाल है, आधुनिक भारत है, विश्व इतिहास है, सेकंड ग्रेड एसएसटी हिस्ट्री का कोर्स है, यूपी टीजीटी हिस्ट्री है, ठीक है, टेस्ट सीरीज है टॉपिक वाइज, पीजीटी है, नोट्स पीडीएफ हार्ड कॉपी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको टॉपिक स्पेशल पेज भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 15 से ज्यादा कोर्स जो है वह हमारे इस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही आप गूगल प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर यह रहा, 1946-47 में अंतरिम सरकार में वायसराय की काउंसिल का उप सभापति कौन बना? अंतरिम सरकार बनी तो वायसराय की काउंसिल बनी, उस काउंसिल में उप सभापति कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए, अंतरिम सरकार में वायसराय की काउंसिल का उप सभापति कौन बना? सर याद रखना, ये बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बताओ कौन बने भाई साहब? पंडित जवाहरलाल नेहरू वायसराय की काउंसिल में उप सभापति के पद पर थे। निम्नलिखित में से किस महिला समाज सुधारक को पंडिता के नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक ऐसी महिला समाज सुधारक जिसे हम पंडिता कहते हैं, यह गंगाबाई है, यह रमाबाई है, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी है और एनी बेसेंट है। पंडिता के नाम से किसे जाना जाता है? बहुत ही अद्भुत प्रश्न, बहुत ही गजब का प्रश्न है। बताइए, पंडिता रमाबाई, आपने नाम सुना होगा ना कि पंडिता रमाबाई है सर, बिल्कुल ये वही रमाबाई है जिन्हें हम कहीं ना कहीं पंडिता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, किसानों के नो टैक्स अभियान को 1928 ईस्वी में किसने संगठित किया था? किसानों ने नो टैक्स अभियान दिया और नो टैक्स अभियान 1928 में आया। इसको किसने संगठित किया था? एस ए डांगे, बाबा रामचंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सुभाष चंद्र बोस। नो टैक्स अभियान जो है ये 1928 और इसको किसने संगठित किया था? तो याद रखिएगा, इसे संगठित करने का श्रेय दिया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसे दिया जाता है सरे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को नो टैक्स अभियान, यानी कि कोई कर अभियान नहीं, क्योंकि इसी दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली किसान आंदोलन चलाया था। बारदोली किसान आंदोलन चला था। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अब देखो, प्रश्न तो बहुत साधारण सा है कि कर नहीं अभियान किसने चलाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। लेकिन एग्जामिनर ने भाई साहब घुमा दिया आपको। एग्जामिनर कह रहा है कि सुनो भैया, हम बारदोली किसान आंदोलन नहीं पूछ रहे हैं, हम तो आपसे यह जानना चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर के हमें यह बताओ कि 1928 में नो टैक्स अभियान जो है यह किसने चलाया था? ठीक है, क्या गजब का प्रश्न है भाई साहब। ऐसे प्रश्न भी हर किसी से नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखो। डाक एवं तार विभाग के कामगारों ने अपनी अखिल भारतीय हड़ताल जो है वह कब शुरू की थी? ठीक है सर, यह हड़ताल नवंबर 1945 में, फरवरी 1946, जुलाई 1946, अगस्त 1946। बताओ
डाक व तार विभाग के कामगारों ने अपनी अखिल भारतीय हड़ताल जो है वह कब शुरू की थी? याद रखना, यह हड़ताल जुलाई 1946 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? जुलाई 1946 में। महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? 1928, 1930, 1931 और 1934। बताओ। महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। याद रखना, यह 1931 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने द्वितीय सविनय आंदोलन 1931 में शुरू किया था। संहिता क्या है? याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको एप्लीकेशन पर जब आपने फर्स्ट पेपर पढ़ा था। ठीक है, क्या यह श्लोकों का एक संग्रह है? क्या यह व्याकरण पर पुस्तक है? क्या यह आयुर्वेद ग्रंथ है? क्या वन पर लिखी हुई किताब है? What was the meaning of Sanhita in this question? Collection of sloka, book on grammar, book on Ayurveda, book on forest. चलिए सर, याद रखना, यह मूल रूप से श्लोकों का एक संग्रह होता है ना, लिखित रूप है। ये बात याद रखना है, संहिताबद्ध करना, लिपिबद्ध करना। ऋग्वेद कालिक आर्यों ने कौन सा कथन जो है वह असत्य है? वह गांवों में रहते हैं थे, वह धूत कीड़ा नहीं जानते थे यानी कि जुआ, उनमें बहुविवाह का प्रचलन था, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाई परिवार था। ऋग्वेदिक आर्यों से संबंधित कौन सा कथन जो है वह असत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। याद रखना कि वह ध्रुत कीड़ा जो है यह नहीं जानते थे, यह बिल्कुल गलत है। ये क्या है? याद रखना, यह बिल्कुल गलत है। वह जानते थे और इसका खूब आनंद वह उठाया करते थे। पूर्व वैदिक समाज किस रूप में संगठित था? जन में, जाति में, राजन्य में और सभा में? पूर्व वैदिक समाज जो है यह किस रूप में संगठित था? एक अच्छा प्रश्न है सर। याद रखना, यह जन में संबंधित था। जन मूल रूप से कबीलों का ही एक रूप हुआ करता था, आपको पता होगा। किसमें संगठित था? याद रखना, जन। और जन जो है यह कबीलों का ही एक रूप हुआ करता था। जन की धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी तो यह जनपद में परिवर्तित हो गए। जनपद धीरे धीरे महाजनपद में परिवर्तित हो गए और यही महाजनपद समय के साथ किसमें परिवर्तित हो गए? याद रखिएगा, साम्राज्य में परिवर्तित हो जाते हैं। अष्टाध्यायी का लेखक जो है वह कौन था? पतंजलि, पाणिनि, माघ और विशाखदत्त। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? बताइए। अष्टाध्यायी का लेखक, याद रखना, अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि को माना जाता है। बताओ किसको माना जाता है पाणिनि का अष्टाध्याय? पतंजलि ने तो महाभाष्य लिखा था। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है। माघ जो है शिशुपाल वध, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना होती है। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? लोहे का, कांसे का, सोने का और चांदी का। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वह किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे? बहुत अच्छा प्रश्न, एक अलग लेवल का प्रश्न, हालांकि सरल है लेकिन कभी कभी इस तरह के प्रश्न गलत हो जाते हैं। लोहा, लोहे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे क्योंकि लोहे की जो खोज है यह 1050 ईसा पूर्व में की गई थी। कहां पर मिला है? यह अतरंजी खेड़ा में मिला है। और अतरंजी खेड़ा कहां पर है? यह यूपी में पड़ता है। वैदिक धर्म एवं संस्कृति का प्रमाण चिन्ह था ध्यान, ब्रह्मचर्य, पूजा और यज्ञ। वैदिक धर्म एवं संस्कृति जो है इसका प्रमाण चिन्ह क्या था? सर याद रखना, इसका प्रमाण चिन्ह यज्ञ को माना जाता है। बताओ किसको माना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, यज्ञ जो है वह इसका क्या था? प्रमाण चिन्ह था। क्योंकि वैदिक सभ्यता कैसी है? कर्मकांड प्रधान है। अरे बताओ कैसी है? कर्मकांड प्रधान है, नहीं है? तो इसीलिए मूल रूप से यज्ञ है। और यज्ञ क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ा कर्मकांड है। तो वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रमाण चिन्ह प्राय यज्ञ को माना जाए। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो है वह गुजरात में पाया गया है? क्या वह बनावली है, संगोल है, मुडियाला कला है, सुरकोटड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है वह गुजरात में पाया गया है?
बताइए। सर यह सुरकोटड़ा है, सुरकोटड़ा गुजरात में है। यहाँ पर हमें घोड़े के अस्थि अवशेषों का प्रमाण मिला है। ठीक है, किसका प्रमाण मिला है? घोड़े के अस्थि अवशेष। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त एक अद्भुत ऑफर है दुर्गाष्टमी, रामनवमी और दशहरे के पावन अवसर पर। 5 दिवसीय एक विशेष ऑफर है जो 29 सितंबर से लेकर के 3 अक्टूबर तक रहेगा। ठीक है, जिसमें इतिहास के जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज पर एक विशेष छूट आपको दी जा रही है। जैसे फाउंडेशन कोर्स आप देखिए, यह फाउंडेशन कोर्स लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। यह एक ऐसा कोर्स है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी रहेगा, यूजीसी नेट एग्जाम जो होता है इसे यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी रहेगा, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए और समस्त पीजीटी परीक्षाओं के लिए है। 8,599 रुपए इसकी फीस है। फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट लाइव कोर्स है नए पाठ्यक्रम के अनुसार 5,499 का। रिकॉर्डेड कोर्स है फर्स्ट ग्रेड का 4,499 का। न्यू टॉपिक वाइज स्पेशल बैच जो है वह 1,999 में आपको मिलने वाला है, जिसमें कंप्लीट इतिहास विषय में जुड़े हुए जो टॉपिक है वह आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विचार बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? शीला, प्रज्ञा, पितृ और ध्यान। एक ऐसा विचार जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, कृपया जवाब दीजिए। एक ऐसा विचार जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सर याद रखना यह पितृ होता है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। क्या है? पितृ। पितृ बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल में, पाली में, प्राकृत में और संस्कृत में। संगम साहित्य है, मूल रूप से तमिल कवियों की एक बैठक हुई थी जिसमें 3 संगम हुए थे। संगम क्या है? एक प्रकार की गोष्ठी है, एक प्रकार के समारोह है। ठीक है, तो यह संगम साहित्य जो है यह किस भाषा में रचित है? तो याद रखिएगा यह मूलतः तमिल भाषा में लिखित है। ठीक है, किसमें है? तमिल भाषा में। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी? चोलों के, चेरों के, पांड्य की और चालुक्य। 3 संगम हुए थे। अब प्रश्न देखो कि साहब संगम तो हो गए, संगम में तमिल साहित्य लिखा गया, लेकिन इस समय राजवंश कौन सा था? अच्छा प्रश्न है। अगर इस समय राजवंश की परिचर्चा की जाए तो यह पांड्य राजवंश था। कौन सा राजवंश था भैया? याद रखना पांड्य राजवंश था यह। चलो जी, बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? क्या वह निर्वाण है, मध्यम मार्ग है, विनय है या आत्मवाद है? बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य जो है वह क्या है? बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? याद रखिएगा बौद्ध धर्म में सर्वोच्च लक्ष्य जो है वह निर्वाण को माना गया है। किसको माना गया है? निर्वाण को माना गया है। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीसरी बौद्ध संगीति, तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया, पाटलिपुत्र। कुल मिलाकर के 4 बौद्ध संगीति हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है कि साहब तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी यह किस स्थान पर बुलाई गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैंने क्या कहा? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, कब बुलाई गई थी? 251 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी भाई बताओ? तो याद रखना यह 251 ईसा पूर्व में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? 251 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? अशोक था। इसी में निर्णय लिया गया था कि बौद्ध धर्म जो है इस बौद्ध धर्म का प्रचार अब विदेशों में किया जाएगा। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था और पुत्री जो है उसका नाम आता है संघमित्रा। इस संघमित्रा को भेजा था कि तुम जाओ और जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर करके आओ। क्लियर? तो ये चीजें थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। चलिए जी अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए थे? बाल गंगाधर तिलक, बेंडेस्टीन, विलियम जॉन्स और वी.ए. स्मिथ। ये किसने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे? ये मैक्स मूलर ने कहा था। मैक्स मूलर का सहयोग करने के लिए बेंडेस्टीन आए थे। इन दोनों ने यह बात कही थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ का निवासी बताया? आर्कटिक प्रदेश का निवासी बताया है। वी.ए. स्मिथ और विलियम जोन्स ये प्राच्यवादी, इनका कोई संबंध यहाँ पर नहीं है। निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए? ब्रेडस्टीन। चलो, मौर्य काल तक गंगा मुहाने का मुख्य बंदरगाह हो गया था।
मौर्य काल जो है इसमें गंगा मुहाना जो है इसका मुख्य बंदरगाह हो गया था। क्या ये सोपारा था, भृगुकच है, पाटल है, ताम्रलिप्ति है? देखो, दो प्रकार के बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण था। हमारा जो पश्चिमी तट था यहाँ का बंदरगाह भृगुकच हुआ करता था, और जो पूर्वी तट है इसमें ताम्रलिप्ति हमें देखने को मिलता है। ठीक है। अब ताम्रलिप्ति बंगाल में है। अब बंगाल में आपको पता होगा गंगा नदी आकर के समुद्र में गिर रही है, गिर रही नहीं गिर रही, तो गंगा नदी का मुहाना हुआ या नहीं हुआ? अरे बताओ। तो याद रखिएगा यह ताम्रलिप्ति बंदरगाह है, और ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह मूल रूप से जो है वह गंगा मुहाने पर स्थित था। स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत अद्भुत बैच चल रहा है मेरे दोस्त, आप लोग का बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है। कंप्लीट लाइव बैच है सर, राजस्थान का एकमात्र लाइव बैच है यह, ये बात याद रखना। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र लाइव बैच है यह, पूरी तरह से नए पाठ्यक्रम के आधार पर है जो 19 सितंबर को जारी किया गया था। कंप्लीट इतिहास और कला संस्कृति का बैच है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए है यह। तो 280 तो पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो गया, और 30 अंक जो है पेपर 2 हो गया, तो कुल मिलाकर के 310 अंकों का यह पेपर आपके लिए रहेगा। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट लाइव बैच पढ़ा रहा हूं सर इतिहास विषय का। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ और नागपट्टनम? याद रखना, लोथल, लोथल गुजरात में स्थित है। क्या बात क्लियर हो गई? कहां पर है? गुजरात में है ना। और यह लोथल है आपके, यहीं पर हमें गोदीवाड़े का प्रमाण मिला है। किसका मिला है भाई साहब? गोदीवाड़ा। गोदीवाड़े को ही क्या कहा जाता है? तो मेरे दो डॉक यार्ड कहा जाता है। इसका प्रमाण हमें यहीं पर देखने को मिला है। ठीक है, इसके साथ फारस की बटनाकार मोहर मिली है। मिस्र जो होती है उस मिस्र की मम्मी का मॉडल हमें यहाँ पर मिला है। तो कई सारी चीजें जो है वह हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रचलन कहां से किया गया? पाल वंश का राज्य, हर्षवर्धन का राज्य, कुषाण राज्य और मौर्य राज्य? बौद्ध धर्म जो है मूल रूप से इसका तिब्बत में प्रचलन कहां से किया गया था? तो बंगाल के पाल राजा जो है, इन पाल राजाओं ने अपने यहाँ के बौद्ध भिक्षुओं को तिब्बत भेजा और कहा कि तुम जाओ और जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। इस समय यहाँ का राजा सेन गेम्पो हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न। अशोक के धम्म के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अहिंसा पर बल, ब्राह्मणों को दान देने पर जोर, स्वामी एवं अनुचर के संबंधों को लेकर चिंता व्यक्त की गई, मृत्यु दंड समाप्त कर दिया गया? अशोक के धम्म के संदर्भ में एक सत्य नहीं है। अशोक ने मृत्यु दंड जो है ना यह कभी भी समाप्त नहीं किया था। आज भी इस बात पर बहुत बड़ा विवाद होता है कि जब सम्राट अशोक ने राजधर्म को बौद्ध धर्म बना दिया था तो फिर उस समय वह खुद बौद्ध क्यों नहीं बना? और 261 ईसा पूर्व में जब कलिंग का युद्ध हो जाता है तब से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक वह शासन क्यों करता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न आज भी इतिहासकार पूछते हैं। अब ये तो आने वाले समय में जब नई नई खोज होगी तभी पता चल पाएगा, वरना मैंने तो पढ़ाया हुआ भी है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो है यह कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी? सूती वस्त्र, घोड़े, स्वर्ण और कागज? बताओ। कुषाण काल में मुख्य रूप से निर्यात की जाती थी भाई साहब सूती वस्त्र। हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है सूती वस्त्र, तो है ना, ट्रेडिशनल काम है हमारा सूती वस्त्र, ये तो आपको पता होगा ही सही। ठीक है ना, ट्रेडिशनल काम है। निम्नलिखित में से बौद्ध जातकों में किसका वर्णन अत्यधिक धनी व्यापारी के रूप में किया गया है? वणिक का, सार्तवाह का, शेट्टी का और आपणिक का? एक ऐसा व्यापारी मेरे दोस्त जिसको बहुत धनी व्यापारी के रूप में बौद्ध जातकों में वर्णन किया गया है, बिल्कुल नया प्रश्न है। अब इसे आप सरल प्रश्न नहीं मान सकते, ये बात याद रखना। यह आपणिक होता है। क्या होता है यह? तो याद रखना यह आपणिक होता है जिसका वर्णन जातकों में किया गया है। जातक क्या है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं तो हैं, ठीक है ना, यही तो जातक है। तो इनका इसका वर्णन यहाँ पर आया है। ठीक है, ये बात याद रखना। अगला प्रश्न देखो, देखें। अल बरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है किताब उल हिंद, चच्चनामा, फुतुह सलातीन, तारीख यामीनी। अल बरूनी ने जो भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा है वह क्या है? सर याद रखना, अल बरूनी ने जो भारत का यात्रा वृत्तांत लिखा है वह किताब उल हिंद कहलाता है। बताओ भाई क्या कहलाता है? डर से किताब उल हिंद कहलाता है।
दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत वली शब्द जो है यह कौन था? प्रांतीय गवर्नर, राजस्व विभाग का प्रमुख, संपूर्ण अधिकार संपन्न मंत्री, राजकीय समाचार एजेंसी का प्रमुख। बताइए वली कौन था? देखो वली जो है एक शब्द तो उत्तराधिकारी के लिए आता है, दूसरा प्रांतीय गवर्नर के लिए आता है। उत्तराधिकारी कौन बनेगा? जो सम्राट का बेटा होगा, स्वाभाविक बात है वही उत्तराधिकारी बनेगा। और उसमें राजा के गुण विकसित करने के लिए उसे छोटे छोटे जो राज्य हुआ करते थे या दिल्ली सल्तनत के अधीन जो राज्य थे उन राज्यों का गवर्नर बना दिया जाता था, ताकि उसमें राजा के गुण विकसित हो सके। अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किस रचना में किया है? नूह सिफर, मिफ्ताहुल फुतूह, किराइन सादाइन, खजाइन फुतूह। बताइए अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन अपनी किस किताब में किया है? सर याद रखना यह मिफ्ताह उल फुतूह है जिसमें यह वर्णन किया गया है। ठीक है, मिफ्ताह उल फुतूह। अगला प्रश्न, 9वीं और 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली शासक थे? पाल, चौहान, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। उत्तरी भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा जो है वह कौन माने जाते हैं? ठीक है, तो याद रखना यह गुर्जर प्रतिहारों को माना जाता है। किसको माना जाता है मेरे दोस्त? गुर्जर प्रतिहार जो है उन्हें माना जाता है। बाकी आप लाभ उठाइए मेरे प्यारे साथियों। किसका लाभ उठाना है आपको? तो इस बार जो नवरात्रि के दुर्गाष्टमी, महानवमी और दशहरे के पावन पर्व पर 5 दिवसीय विशेष ऑफर जो चल रहा है, जिसकी 29 सितंबर से शुरू होगा, 3 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत इतिहास के सभी कोर्सेज पर विशेष छूट दी जा रही है। तो गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन। बताओ क्या डाउनलोड करना है? चंदू सर की क्लास मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और लाइव रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स का आनंद उठाइए, जो असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट और फर्स्ट ग्रेड के लिए लाइव कोर्स लीजिए। इतिहास फर्स्ट ग्रेड का 5499 का, फर्स्ट ग्रेड का रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा 4499 का, लाइव टॉपिक स्पेशल बैच 1999 का है। तो देरी किस बात की? बाकी जुड़ना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, नहीं चल रहे तो लिख लो 8802060952। ये मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।